ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो डेफिनेशन देखिए पहले आप लोग, यहाँ लिखा है व्हेन अ लाइट रे पास थ्रू अ प्रिज्म देन इट स्प्लिट इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स, दिस फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये टॉपिक फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में। तो खैर, जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रे पास होती है प्रिज्म से तो वो अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। और अगर हम इन कलर रेज को किसी स्क्रीन पर, किसी फिल्म पर ऑब्टेन कर लें तो जो बैंड ऑफ कलर्स हमको मिलेगा, जो सीक्वेंस ऑफ कलर्स हमको मिलेगा, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। हिंदी में स्पेक्ट्रम को वर्णक्रम कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है? तो इसको पढ़ने से पहले हम एक इंस्ट्रूमेंट पर ध्यान देते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है ये वाला, इसे हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। दिस instrument is known as discharge tube। यूजुअली डिस्चार्ज ट्यूब में हम गैसों को आयोनाइज करते हैं। हम कोई भी गैस ले सकते हैं और उस पर हम रिड्यूस्ड प्रेशर, लो प्रेशर पर हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो गैसेस आयनाइज हो जाती हैं। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल है गैस का तो पहले एटम में ब्रेक होता है और फिर वो एटम में भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और वो आयन के फॉर्म में आ सकता है। कई बार ये भी देखा गया है कि वहाँ पर एटम्स जो हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, जो ये केस में भी होता है, जिसे हम आगे समझ लेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है हम उस पर गौर करते हैं। तो देखिए कि हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस ली होगी, वो गैस होती है हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। अब इस H2 गैस को इस डिस्चार्ज ट्यूब में लेकर हम उस पर हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे। बट एक चीज़ याद रखनी है आपको कि यहाँ पर इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का जो प्रेशर है वो लो प्रेशर होना चाहिए, जिससे डिस्चार्ज जल्दी होगा, आयनाइजेशन ऑफ गैस जल्दी होगा। तो अगर हम हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर यहाँ पर चीज़ों को प्रोसेस करें तो हम ये पाते हैं कि अंदर ली गई H2 गैस भी आयोनाइज हो जाती है और कुछ देर बाद आपको ये ऑब्जर्वेशन मिलता है कि अंदर से एक ब्लू लाइट इमिट होती है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइट होगी ये कैसी होगी? ये ब्लू लाइट होगी। यहाँ पर हमने रेड मार्कर यूज़ किया हुआ है, बट आपको याद रखना है कि लाइट कैसी होती है? ब्लू होती है। कुछ बुक में इसे रेड लाइट भी कह दिया जाता है, लिखा हुआ है थ्योरी में इस चीज़ को। तो अब ये जो लाइट निकल रही है ब्लू लाइट, अगर अब हम उसको किसी प्रिज्म से पास करें तो फिर वही फिनोमेना डिस्पर्शन ऑफ लाइट होगा। मतलब ये लाइट रे स्प्लिट होगी अ नंबर ऑफ कलर्स में। और अब अगर हम उसे भी फिर से किसी स्क्रीन पर, किसी फिल्म पर ऑब्टेन कर लें तो हमको स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। बिकॉज ये स्पेक्ट्रम मिल रहा है H2 गैस से तो हम इसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम है। याद रखना है, जब भी कोई एटॉमिक स्पीशी स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करती है तो हम उस स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम में ये होता है कि अगर ये फिल्म है तो आपको इस फिल्म में कलर्स ऐसे लाइन के फॉर्म में आपको मिलते हैं। आपको ऐसी लाइंस मिलती हैं जो एक दूसरे से प्रॉपर सेपरेट होती हैं और प्रॉपरली विजिबल होती हैं। तो याद रखना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम है, क्योंकि यहाँ पर स्पेक्ट्रम H2 मॉलिक्यूल नहीं बल्कि H एटम प्रोड्यूस करता है। तो अभी हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता कैसे है। आपको याद होगा डिस्चार्ज ट्यूब में हमने H2 गैस लिया हुआ था, तो अंडर हाई वोल्टेज जो H2 गैस है वो ब्रेक होता है हाइड्रोजन एटम में। यहाँ जो बनाया हुआ है ये आप इसे अज्यूम करिए कि ये भी हाइड्रोजन एटम है। अब होता यूँ है कि हाई वोल्टेज की वजह से जो ये हाइड्रोजन एटम है ये अपने सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। हम ऐसा मान लेते हैं कि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, ये कुछ और नहीं बल्कि H मान लेते हैं, एनर्जी मान लेते हैं। और हम ऐसा भी अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था। ये क्या है? आउटर मोस्ट शेल ऑफ
H एटम है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होता है, आपको मालूम है, इसने क्या किया होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा। जब भी कभी कोई एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो एब्जॉर्ब एनर्जी उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को मिलती है और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और जिस एनर्जी लेवल में था, जिस शेल में था, वो उससे थोड़ा सा आगे पहुंच जाएगा। तो मान लीजिए कि अब ये यहाँ पर आ गया, तो ये मान लेते हैं कि ये एक और एनर्जी लेवल था, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। इसको हम क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको याद रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में बहुत कम देर रुकता है, स्टे करता है, मोर और लेस ये 1 नैनोसेकंड से भी कम टाइम होता है और उसके बाद ये वापस अपने इनिशियल स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट में लौट जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आया था, एनर्जी एब्जॉर्ब किया था, तो जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट मूल अवस्था में जाएगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। अब यहाँ पर वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है और ये जो रेडिएटेड एनर्जी है, जो रेडिएशन है, विकिरण है, ये दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में मतलब विजिबल रेंज में होता है। आपको ये लाइट नज़र आती है, आपको ये रोशनी नज़र आती है और इसका जो रंग होता है, हमने पहले बात की हुई है, ये ब्लू होता है। कई बुक में इसे रेड भी लिखा हुआ है। और जब आप इस लाइट रे को पास करते हो प्रिज्म से तो आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिल जाता है। तो ये रीज़न था कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस जाएगा ना, तब जो एनर्जी रिलीज करता है, H-nu एनर्जी रिलीज करता है, वही आपको विजिबल होती है और उसे अगर आप प्रिज्म से पास कर देंगे तो आपको स्पेक्ट्रम मिलता है। चूंकि स्पेक्ट्रम मिल रहा है किससे, हाइड्रोजन एटम से, तो हम इसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब आप आगे सुनिए कि जब हम इसको प्रॉपर स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं तो हमें स्क्रीन या फिल्म पर ऐसी बहुत सारी लाइंस नज़र आती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो लाइंस होती हैं, ये जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं तो इनकी जो इंटेंसिटी है या इनकी जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज़ करती है। मतलब मान लीजिए कि इस फर्स्ट लाइन की जो इंटेंसिटी या ब्राइटनेस होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, अगले वाले की कुछ कम होगी, नेक्स्ट की और कम होगी, नेक्स्ट की और कम होगी और जो ये मान लो लास्ट वाली है उसकी ब्राइटनेस तो बहुत कम होगी और बीच में थोड़ा सा डार्क रीजन हो जाएगा। उसके कुछ दूर अगली सीरीज़ शुरू होती है, अगला ग्रुप शुरू होता है और ऐसे यहाँ पर कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ सीरीज़ होती हैं और ये एक दूसरे से काफ़ी सेपरेट होते हैं। तो जब इसको अच्छे से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को और स्टडी किया गया तो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसमें अलग अलग सीरीज़ डिस्कवर की और यहाँ पर अब तक हमको ओवरऑल 6 सीरीज़ मिल चुकी है और जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था उनके सम्मान में हमने इन सीरीज़ को उन्हीं का नाम दे दिया। तो जो फर्स्ट सीरीज़ हमको मिलती है इस स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, वो होती है लाइमन सीरीज़। सेकेंड जो है वो है बामर सीरीज़, थर्ड है पाशन सीरीज़, फोर्थ है ब्रैकेट सीरीज़, फिफ्थ है फुड सीरीज़ एंड लास्ट सिक्स्थ है हम्फ्री सीरीज़। आपको याद रखना है कि ये सारी सीरीज़ अलग अलग रीजन में लाई करती है। जैसे लाइमन सीरीज़ होती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, जो बामर सीरीज़ है वो होती है विजिबल रीजन में, जो पाशन सीरीज़ है, जो ब्रैकेट है और फुड है, ये सब होते हैं इंफ्रारेड रीजन में और आपका हम्फ्री सीरीज़ होता है फार इंफ्रारेड रीजन में। इसके अलावा यहाँ पर N1 N2 लिखा हुआ है, इसका अर्थ मैं आपको आगे समझा दूंगा। यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, हम इसको इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। याद रखना है कि यहाँ जो स्पेक्ट्रम बन रहा है उस स्पेक्ट्रम बनने की वजह क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आना। तो मान लेता हूँ कि ये भी एक H एटम है, आपको ये मालूम है कि वहाँ पर सिर्फ एक शेल होता है, पर अभी ऐसा मान के चलिए कि वहाँ पर बहुत सारे शेल हैं। ये बात हम डिस्कस करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल में। तो यहाँ पर मैं ऐसा मानता हूँ कि ये H एटम ही है जिसके पास बहुत सारी पॉसिबल शेल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं और ये उसका फर्स्ट शेल है। आप लोग याद रखेंगे कि मान लीजिए ये n=1 फर्स्ट शेल है, ये n=2 सेकेंड शेल है, ये n=3 थर्ड शेल है, ये n=4 शेल, ये वाला फिफ्थ शेल और ये वाला सिक्स्थ शेल है। अब होता क्या है,
तो जब भी कभी कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से मतलब आउटर शेल से पहले शेल में आएगा तो हमेशा हमको मिलती है लाइमन सीरीज़। याद रखना है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर की शेल से सेकंड से थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ से कहाँ पहुँचेगा, फर्स्ट शेल में पहुँचेगा, हमें क्या मिलता है, लाइमन सीरीज़। जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल से सेकेंड शेल में पहुँचता है, देखिए कहाँ पहुँचेगा, सेकेंड शेल में, तो हमको मिलती है बामर सीरीज़। जब कोई इलेक्ट्रॉन पहुँचता है बाहर के शेल से आउटर शेल से, किसमें, थर्ड शेल में, थर्ड शेल में पहुंचता है, हमको मिलता है पास्चन सीरीज़। जब वो आएगा फोर्थ शेल में तो मिलता है ब्रैकेट सीरीज़। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा आउटर शेल से फिफ्थ शेल में हमें मिलेगा फुन सीरीज़। और जब कोई इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से जंप करता है सिक्स्थ शेल में हमें मिलता है हम्फ्री सीरीज़। तो यहाँ पर N1 वो शेल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद पहुँचा, और N2 वो पॉसिबल शेल्स हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। जैसे लाइमन सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ पहुँचेगा, फर्स्ट शेल में पहुँचेगा। कहाँ से पहुँचेगा, आउटर शेल से। पहुँचना 1 में है आउटर से, तो हम 2 से आएंगे, सेकंड शेल से आएंगे, या थर्ड शेल से आएंगे, या फोर्थ शेल से, या फिफ्थ से, या उसके आगे कहीं से भी। अगर हम बात करते हैं बामर सीरीज़ की, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन किस शेल में आता है, सेकेंड शेल। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में पहुँचेगा तो जो स्पेक्ट्रम लाइंस हैं वो किस रीजन में लाई करेगी, वो आएंगी विजिबल रीजन में, और सीरीज़ क्या होगा, बामर सीरीज़ होगा। अब देखिए बामर सीरीज़ में हम कहाँ पे आ रहे हैं, सेकेंड शेल में, तो आउटर से आना है तो आप थर्ड से आओगे। याद रखना है 2 में आना है, आप अंदर से नहीं आओगे, 1 से नहीं आओगे, आप हमेशा कहाँ से आओगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर शेल से जंप करेगा। तो अगर हमको 2 में आना है तो हम थर्ड शेल से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स्थ से, सेवेंथ एंड उसके आगे की शेल से सेकंड शेल में आएंगे। सेम चीज़ होगा थर्ड वाले में। अगर थर्ड शेल में आना है तो आप 4, 5, 6, 7, 8 से आओगे। 4 में आना है तो 5, 6, 7 से आओगे। 5 में आना है, फिफ्थ शेल में आना है तो आप 6, 7, 8, 9, 10th शेल से आओगे। अगर आपको सिक्स्थ शेल में आना है तो आप 7, 8, 9, 10 या उसके आगे की शेल से जंप करोगे सिक्स्थ शेल में। ओके, तो अब एक चीज़ और हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये 3 जो ग्रुप्स हैं, ये 3 सीरीज़ हैं। मान लो पहला वाला अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो ये डायग्राम बना हुआ है इसमें 3 ग्रुप्स हैं, उनको हम 3 सीरीज़ मान लेते हैं। मान लीजिए पहला वाला जो है वो लाइमन सीरीज़ है, जो दूसरा वाला है वो बामर सीरीज़ है, और जो तीसरा है मान लेते हैं कि वो हमारा पास्चन सीरीज़ है। ओके, अब याद रखना है कि ये जो लाइन है इसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट लाइन, और इसे मान लो हम क्या कहेंगे, लास्ट लाइन। आप लोग एक बात याद रखेंगे कि मैंने यहाँ पे 5 लाइन खींच दी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, बट जगह को देखते हुए हमने इसको कम में दिखाया है। ये सिंबॉलिक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़, ये क्या है, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़। बट ये क्या होगा, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज़, और ये क्या होगा, लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। इन सिमिलर वे ये होगा फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, और ये जो होगा ये होगा लास्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज। अब एक बात याद रखिएगा, कोई भी सीरीज हो उसकी फर्स्ट लाइन सबसे ज़्यादा ब्राइट होती है, वो होती है मोस्ट ब्राइट। जो लास्ट लाइन होती है वो सबसे कम ब्राइट होती है, कह लीजिए वो हो जाएगी लीस्ट ब्राइट। ओके, अब सुनना कि जो आपकी फर्स्ट लाइन है उसके लिए जो लैम्डा होता है वेवलेंथ वो मैक्सिमम होता है, और लास्ट लाइन के लिए लैम्डा मिनिमम होता है। जो फर्स्ट लाइन है उसके लिए फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, तो लास्ट लाइन के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम। माफ़ कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या होगी, मिनिमम होगी,
तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम। आपको मालूम है कि जहाँ फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो वहाँ पर एनर्जी भी क्या होगी, मिनिमम होगी, और जहाँ पर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो वहाँ पर एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम। अब आपको याद रखना है कि अगर फर्स्ट लाइन है तो ये कब बनेगा, तो अभी लाइमन सीरीज है, हम कहाँ आ रहे हैं, हम आते हैं फर्स्ट शेल में, तो हमें एडजेसेंट मतलब 2 से 1 आना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फर्स्ट शेल आएगा तब बनेगा लाइमन सीरीज में फर्स्ट लाइन। अगर सेकंड लाइन चाहिए तो हमें कहाँ आना पड़ेगा, थर्ड शेल से फर्स्ट में। आप खुद देखिए ये लाइमन सीरीज है, फर्स्ट लाइन कब आएगी, जब हम सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में आए। सेकंड लाइन कब आएगी, ये हो गया फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन कब आएगा, जब हम थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में आए। थर्ड लाइन कब आएगी, जब आप फोर्थ शेल से फर्स्ट शेल में आओगे। फोर्थ लाइन कब आएगी, जब आप फिफ्थ शेल से फर्स्ट शेल में आओगे। सिक्स्थ लाइन कब आएगी, जब आप, सॉरी ये सिक्स नहीं होगा, फिफ्थ लाइन कब आएगी, जब आप सिक्स शेल से फर्स्ट शेल में आओगे। तो याद रखना है, इसी प्रकार लास्ट लाइन जो होगी वो कब बनेगी, जब आप इनफाइनाइट शेल से पहुंचोगे फर्स्ट शेल में, मतलब आप एटम के बाहर से पहले शेल में आओगे। इनफाइनाइट शेल का मतलब क्या है, एटम के बाहर। तो हमने यहाँ पे सीखा कि जो फर्स्ट लाइन होता है वो मोस्ट ब्राइट होगा, लैम्डा मैक्सिमम होगा, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा, एनर्जी मिनिमम होगा। लास्ट लाइन के लिए वेवलेंथ मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम। अब सुनिए, लाइमन सीरीज में जो फर्स्ट लाइन होगी, लाइमन सीरीज में फर्स्ट लाइन कब होगी, जब हम सेकंड से फर्स्ट आएंगे। ये क्या हो गया, फर्स्ट लाइन। अब क्या होगा, अगर हम थर्ड से फर्स्ट आए तो हमें क्या मिलेगा, सेकंड लाइन। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, हम आएंगे फोर्थ से फर्स्ट, थर्ड लाइन, फिफ्थ से फर्स्ट, फोर्थ लाइन, सिक्स्थ से फर्स्ट, फिफ्थ लाइन। इसी प्रकार अगर हम कहाँ पर हैं, बामर सीरीज में हैं, थर्ड से सेकंड आने पर फर्स्ट लाइन, फोर्थ से सेकंड आने पर सेकंड लाइन, फिफ्थ से सेकंड आने पर थर्ड लाइन, सिक्स्थ से सेकंड आने पर फोर्थ लाइन, सेवन्थ से सेकंड आने पर आपका वो होगा फिफ्थ लाइन। इसी प्रकार अगर हम पाशन सीरीज में हैं, पाशन, ये देखिए ये पाशन सीरीज है, फर्स्ट लाइन कहाँ पे आएगी, जब आप आओगे थर्ड शेल में, तो आप थर्ड में आओगे फोर्थ से, थर्ड में आना है फोर्थ से तो मिलेगी फर्स्ट लाइन। जब आप आओगे फिफ्थ से थर्ड में तो मिलेगी सेकंड लाइन। जब आओगे सिक्स्थ से थर्ड में तो आपको मिलेगी थर्ड लाइन। तो ऐसा आपको देखना पड़ेगा, आप इसे याद रखिएगा और इससे आपको आइडिया हो जाएगा। थर्ड से सेकंड तो फर्स्ट लाइन, फोर्थ से थर्ड तो फर्स्ट लाइन। हर एक सीरीज़ की फर्स्ट लाइन अलग अलग ट्रांजिशन से आता है, याद रखना है। सेकंड से फर्स्ट आए तो लाइमन की फर्स्ट लाइन, थर्ड से सेकंड आए बामर की फर्स्ट लाइन, आप फोर्थ से थर्ड आए पाशन की फर्स्ट लाइन, आप फिफ्थ से फोर्थ आए ब्रैकेट की फर्स्ट लाइन, आप सिक्स्थ से फिफ्थ आए फुंड की फर्स्ट लाइन, आप सेवन से सिक्स आओगे तो वो हम्फ्री सीरीज़ की फर्स्ट लाइन होगी। ख़ास क्या है, लास्ट लाइन, आप एटम के बाहर से फर्स्ट शेल में आए, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन, आपका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के बाहर, एटम के बाहर से सेकंड शेल में आया तो वो होगा बामर सीरीज की लास्ट लाइन। अगर इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर से थर्ड शेल में आया, पाशन की लास्ट लाइन, एटम के बाहर से फोर्थ शेल में आया, ब्रैकेट की लास्ट लाइन, एटम के बाहर से कहाँ पे आ रहा है, फिफ्थ में, तो फुंड की लास्ट लाइन, और सिक्स में आया तो हम्फ्री की लास्ट लाइन। इनफाइनाइट को हम ऑलमोस्ट ये मानते हैं कि वो एटम के जस्ट बाहर है। एटम अगर बाहर है तो उसको हम बोलेंगे कि वो इनफाइनाइट शेल में या इनफाइनाइट प्लेस पे है। अब याद रखना है कि अगर आपके पास ऐसी स्पेक्ट्रल लाइंस हो तो हर एक स्पेक्ट्रल लाइंस स्पेसिफिक होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि हर एक स्पेक्ट्रल लाइन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हर एक स्पेक्ट्रल लाइन के लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ जैसे फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, ये अलग अलग होता है। तो आपके पास अगर कोई भी स्पेक्ट्रम हो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो और कोई भी सीरीज़ हो, तो आपको अगर निकालना हो किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन के लिए फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ, तो आप
आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसे हम रिड्यूस फॉर्मूला कहते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, इसे याद कर लीजिएगा। न्यू बार मतलब वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज वेवलेंथ, इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, इज इक्वल टू आर। यहाँ पर जो आर है उसे हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। याद रखिएगा आर क्या है, आर इज रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये क्या है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है। अब यहाँ पर ये n1 का स्क्वायर और n2 का स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर लिखा हुआ है। n1 n2 क्या है, तो यहाँ पर जब भी आपको मिलती है स्पेक्ट्रल लाइन, ये कब मिलेंगी, जब इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से इनर शेल में जंप करेगा। तो यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉन संक्रमण है, उसे बताना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जंप किया थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में, वो कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट शेल में, तो n1 की वैल्यू होगी 1। कहाँ से आ रहा है, थर्ड शेल से, तो n2 की वैल्यू होगी 3। मतलब इलेक्ट्रॉन किस शेल में आया वो n1 है, इलेक्ट्रॉन किस शेल से आया वो n2 है। इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा ना तो वो कहाँ पर आया, वो वैल्यू n1 होगी, वो कहाँ से आया वो वैल्यू n2 होगी। ये जो फॉर्मूला है ये केवल हाइड्रोजन के लिए है। अब एक और चीज़ समझ लेते हैं, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। आपको याद रखना है कि H एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर मैं क्या ले लूँ, अगर मैं ले लूँ हीलियम, अभी कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, 2, एक लूज करवा दें तब क्या बन जाएगा He+। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें होगा 1 इलेक्ट्रॉन। अगला एटम कौन सा है, लिथियम, इसमें होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। अगर हम 2 को लूज करवा दे तो क्या बन जाएगा Li2+। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें होंगे 1 इलेक्ट्रॉन, 3 थे 2 लूज हो गए, 1 बच जाएगा। हमने ले लिया बेरिलियम एटम, इसमें होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अगर हम 3 को लूज करवा दें तो ये क्या बन जाएगा Be3+। पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3 लूज हो गए, अब बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना है इन तीनों में अब पहले कितना था वो छोड़ दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन अभी है, अभी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इन सब के पास इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के इक्वल हैं, तो इन तीनों को हम हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। और इनके लिए भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ। इनके लिए हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ये फॉर्मूला न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू इज इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर के साथ बस इस जगह पर आपको इंटू जेड स्क्वायर करना होता है। यहाँ पर मैं हर चीज़ बोलना चाहूँगा, न्यू बार आपकी स्पेक्ट्रल लाइन के लिए वेव नंबर, लैम्डा स्पेक्ट्रल लाइन के लिए वेवलेंथ, सी स्पीड ऑफ लाइट, न्यू स्पेक्ट्रल लाइन के लिए फ्रीक्वेंसी, आर रिडबर्ग कांस्टेंट ये वैल्यू लिखी गई है, n1 वो किस शेल में आया, n2 वो किस शेल से आया, और z क्या है आपके एटम का एटॉमिक नंबर। बट ऑब्वियस है कि हाइड्रोजन के लिए z क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इनटू इससे ये आ जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, ये चेंज होकर ये बन जाएगा, एक ही मतलब है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आपको पूछा है वेव नंबर तो आप इसको लो और इसको ले लो। आपको पूछा है वेवलेंथ तो क्या करना है, सिर्फ इसको लो और इस पूरे को ले लो। आपको पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी तो आप इतना ले लो। आपसे क्वेश्चन में जो पूछेगा आप उसको वैसे लेकर सॉल्व कर सकते हैं।